स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 के अंदर एक्सरसाइज 3.3 की इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। मतलब इसका हम बेसिक पार्ट करने वाले हैं। और अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है, मतलब लास्ट बेसिक्स वाली वीडियो देखी है मेरी एक्सरसाइज 3.2 की, उसमें भी मैंने आपको सेम ऐसा, इसको मैं रोड मैप बोलता हूँ चैप्टर 3 का। ये पूरे चैप्टर का एक रोड मैप है। देखो ध्यान से, हमने सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात की है चैप्टर नंबर 3 में। सबसे पहले हमने एक्सरसाइज 3.1 में ग्राफिकल मेथड सीखा था। और ग्राफिकल मेथड के अंदर मैंने आपको ये बताया था 3 तरह की सिचुएशंस आ सकती हैं। मतलब लाइन कट्स कर सकती हैं, पैरेलल हैं, कोइंसिडेंट हैं। फिर मैंने आपको मैप बना के, टेबल बना के दिया था कि अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो वन सोल्यूशन है, सब कुछ बताया था। ये ग्राफ में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताई थी। और उसके बाद देखो मतलब कि इसके बाद ना, ग्राफिकल मेथड के बाद ये 3.1 में हमने डिस्कस किया था। 3.2 में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को डिस्कस किया था। अलजेब्रिक मेथड में 2 ही मेथड हैं। पहले 3 मेथड हुआ करते थे पुराने सिलेबस में, वो था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बट अब आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग और न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जितने भी एक्सरसाइजेस की मैं बात कर रहा हूँ ये न्यू एनसीईआरटी की हैं। न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये 3.2 में सब्स्टिट्यूशन मेथड था और उसका ये माइंड मैप है। ये आपके मन में होना चाहिए कि किस तरह से हम सारे, मैंने स्टेप्स लिखे हैं। वन सोल्यूशन कब होगा, इनफाइनाइट मैनी कब होगा, नो सोल्यूशन, ये सब कुछ मैंने आपको बताया था। तो आज की वीडियो में हम ये एलिमिनेशन मेथड से स्टार्ट करने वाले हैं। ये हम आज की वीडियो में 3.3 में डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है तो 3.4 समझ लो आप। अगर आपके पास नई एनसीईआरटी है तो आप समझ लो कि एक्सरसाइज 3.3 की मैं बात कर रहा हूँ। कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर आपके पास पुरानी है, नहीं है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी, सिलेबस के ऊपर भी वीडियो बनाई थी। इन सभी वीडियोस का लिंक आपको इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब आज की वीडियो में हम मेनली एलिमिनेशन मेथड के स्टेप्स को सीखने वाले हैं। बहुत ईजी रहने वाली है। उसके बाद हमारा ऑलमोस्ट चैप्टर नंबर जो 3 है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेप्स ऑफ एलिमिनेशन मेथड। मतलब एलिमिनेशन मेथड को हम एलिमिनेशन मेथड ही क्यों बोलते हैं और इसके स्टेप्स जो हैं वो कैसे हैं। अगर आपको डायरेक्टली बताऊंगा जिस तरह से बुक में बताया गया है तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैंने अपनी तरफ से एग्जांपल लिखी है। अगर आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छे से पढ़ा है, मैंने सेम एग्जाम्पल वहाँ पर भी डिस्कस की थी। ठीक है, तो अगर हम देखो, बेसिकली दोनों मेथड का पर्पज़ यही है कि क्वेश्चन हमारा या वैल्यू जो है वो हमारी सॉल्व हो जाए। तो देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या था कि हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट करते थे। अब यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड है, तो सबसे पहले मैं आपको स्टेप 1 जो है वो बताने की कोशिश करता हूँ। अब देखो जी, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। इसको मैंने थोड़ा ईजी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश की है। मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशंस इफ नीडेड with some constant non-zero so that coefficient of any one variable must be equal। इसका मतलब क्या है, मैंने लिखा है कि यहाँ पर 2 इक्वेशंस हैं, तो अगर हमें इसको एलिमिनेशन मेथड से करना है तो हमें मल्टीप्लाई करना है किसी कांस्टेंट से, इफ़ नीडेड, अगर ज़रूरत है तो। कई बार ये भी हो सकता है कि ज़रूरत ही ना हो। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिखा है अगर ज़रूरत है तो मल्टीप्लाई करना है हमें बोथ इक्वेशंस को। ठीक है, विद सम कांस्टेंट। वो कांस्टेंट जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी कोई भी इक्वेशन को, मान लो आप x + y = 4, इसको जीरो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये तो फिर ख़त्म ही हो जाएगी, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए ज़ीरो नहीं होना चाहिए। सो दैट कॉफिशिएंट आप समझते हो, जो भी x के आगे लगा, जो भी y के आगे लगा, जो भी x के आगे लगा, जो y के आगे लगा, वो इक्वल हो जाए। जैसे यहाँ पर अगर हम कोई भी एक वेरिएबल पकड़ लें, जैसे हम x को पकड़ लें, यहाँ पर 2 है, अगर यहाँ पर मैं 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये इक्वल हो जाएगा। मैंने लिखा ना 2, बोथ इक्वेशन को तभी हमें मल्टीप्लाई करना है अगर ज़रूरत है तो। कई बार ऐसी सिचुएशन भी आएगी। पहले मैं ऐसा करता हूँ, पहले आपको लिख के दिखा देता हूँ। सबसे पहले इक्वेशंस को नेम दे देते हैं हम। तो नेम दे दिया, तो मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय 2। मैं x को इक्वल करने जा रहा हूँ तो मैं इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 2 × ठीक है, तो x + y = 2 × 4। तो मेरे पास कितना आ गया, 2x + 2y = 8।
ठीक है, अब ये मेरे पास एक नई इक्वेशन आ गई, इसको आप नंबर दे दो 3। अब इसमें मैंने बेसिकली कोई चेंज नहीं किया, ठीक है, तो इसको एक बार ऐसे ही लिख लो। कई बार इसमें चेंज हो भी जाता है, तो इसको मैं ऐसे ही 2 नंबर करके ही लिख रहा हूँ। अब कुछ छोटी छोटी बातें जो मुझे आपको बतानी है। कई बार क्या होगा, ये भी सिचुएशन हो सकती थी, मान लो ये सिचुएशन कुछ ऐसी होती, 3x + 2y = 4, 2x + 3y = 6। ठीक है, ये उल्टे हैं ना, तो अब ऐसा नहीं है कि इसको ही हमें मल्टीप्लाई करना है, इसको भी करना पड़ेगा। अब इसको मैं करूँगा 2 से, अब इसको मैं करूँगा 3 से। 2 3 = 6, 3 2 = 6, ताकि ये इक्वल हो जाएं। अब यहाँ पर मैंने लिखा इफ़ नीडेड, यहाँ पर हमें एक को मल्टीप्लाई किया और मेरा काम बन गया। आप इसको 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं ताकि 3y आपस में इक्वल हो जाएं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस जो कांस्टेंट को, सॉरी वेरिएबल को जो है वो रिमूव करना है। आई होप ये आपको फर्स्ट स्टेप जो है वो समझ में आ चुका है। सबसे पहले हमें कोफिशिएंट्स को इक्वल करने की कोशिश करनी है। अब सेकंड स्टेप की बात करते हैं। अब देखो ये हमारा सेकंड स्टेप है, ऐड और सब्ट्रैक्ट बोथ इक्वेशन सो दैट वन वेरिएबल गेट्स एलिमिनेटेड। यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि इसका नाम एलिमिनेशन क्यों है, क्योंकि हमें एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। ठीक है, अब ऐड और सब्ट्रैक्ट है, तो वो कैसे डिसाइड करेंगे। अब देखो यहाँ पर 2x मैंने इकट्ठे किए हैं। ठीक है, अब ये सिचुएशन है, अगर मुझे इसको एलिमिनेट करना है तो मुझे यहाँ पर माइनस चाहिए ताकि 2 - 2 रिमूव हो सके। कई बार सिचुएशन ये भी होगी कि बाय चांस आपके सामने ऐसी सिचुएशन आएगी कि एक 2x होगा, एक -2x होगा, तो उनको ऐड करोगे तो भी वो रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए अगर साइन सेम है तो हमें सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, सब्ट्रैक्ट 2 from 3। ठीक है, आप किसी मर्जी तरीके से इसको लिख सकते हो। तो 2 from 3, तो थर्ड पहले लिखेंगे, 2x + 2y = 8, 2x + 3y = 6। इसको सब्ट्रैक्ट करना है। आप याद करो सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते थे, याद करो। देखो इसको मैं आपको दूसरे तरीके से भी दिखा देता हूँ एक बार। अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो ये कुछ ऐसे बनेगा, 2x + 2y - 2x + 3y = 8 - 6। लेफ्ट साइड में से मैंने लेफ्ट साइड को माइनस किया है, राइट में से राइट को। अब ऐसा बार बार लिखने थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, तो ध्यान से देखो क्या हुआ, 2x + 2y - 2x - 3y। अब 6 का भी साइन बदल गया ना यहाँ पर, तो बेसिकली हमें यहाँ पर साइन चेंज करने हैं। अब यहाँ पर प्लस है, अगर कुछ नहीं है तो प्लस है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस। यहाँ पर प्लस है तो मैं क्या लिखूँगा, माइनस। यहाँ पर प्लस है तो मैं क्या लिखूँगा, माइनस। ठीक है, अब आपने जो रेड वाला मैंने साइन डाला आपने उसको काउंट करना है। 2x - 2x कितना आएगा, कट के 0x, मतलब ये आपस में कट ही हो जाएगा। ठीक है, 2 - 3y कितना आएगा, -1y। 8 - 6 कितना आएगा, 2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -2। ठीक है, तो हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू जो है वो आ गई। अब देखो ये हमारा नेक्स्ट और लास्ट स्टेप है, पुट वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन एनी गिवन इक्वेशन। जो वैल्यू आई है y की, इसको चाहे आप 1 में फिल कर दो, चाहे आप 2 में, जो आपको ठीक लगे। तो y = -2 आया। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको 1 में फिल कर देता हूँ, पुट इन 1, जो आपको ज़्यादा ईजी लगे। मुझे लगा यहाँ पर कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। x + y = 4 है, तो x + -2 = 4, -2 को आप उधर ले जाओ, 4 + 2 6 आ गया। तो x = 6, y = -2। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। देखो यहाँ पर 6 फिल करना है x को, y को -2, 6 - 2 कितना हुआ, 4। यहाँ पर फिल करना, ये भी चेक कर लेते हैं, x को 6, y को -2, 2 6 = 12, 3 2 = -6, तो 12 - 6 6 आ गया। तो ये भी मैंने बिल्कुल सही लिखा है, मतलब ये हमारा 1 सोल्यूशन है। तो ये हमारे सारे स्टेप्स हैं। सबसे पहले एक बार जल्दी से रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हम जब ये डिसाइड कर लिया कि हमने कि एलिमिनेशन मेथड्स के साथ जाना है, तो हमें कोफिशिएंट्स को इक्वल करने के लिए, चाहे आप y को इक्वल कर लो, चाहे आप x को इक्वल कर लो, हमें किसी नॉन ज़ीरो कांस्टेंट से उसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे ही इक्वेट कर लिया, हमें पता लग गया कि हमें x को इक्वेट कर लिया, इक्वल है। तो अगर दोनों के साइन सेम है
तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है, अगर अलग अलग हैं तो हमें ऐड करना है। वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, ताकि वो जो हमारा वेरिएबल है वो एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, एलिमिनेट हो गया तो y की वैल्यू क्लियर आ गई आपके सामने, इस बात का आप ध्यान रखोगे। ठीक है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, अगर माइनस होता तो प्लस, मतलब उल्टा साइन लिखना है हमने। तो जैसे ही y की वैल्यू, एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई, उसको हमें किसी भी एक इक्वेशन में फिल करना है और हमारे पास हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। अब लास्ट मतलब 3.2 की तरह, सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरह, आपके मन में कुछ डाउट्स होंगे कि सर ये वन सोल्यूशन है, वन सोल्यूशन का आपने बता दिया, बट जो हमारा इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस होते हैं, नो सोल्यूशंस होते हैं, उसके लिए क्या करेंगे? तो उसके लिए भी सेम वही कहानी है जो सब्स्टिट्यूशन मेथड में थी, कोई अलग से नहीं बताऊंगा, सेम वही कहानी है। मैं आपको एक बार लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो, ये वो स्पेशल केस है जिसकी मैं बात कर रहा था। देखो, ऐसा नहीं होगा कि हर बार वन सोल्यूशन ही आएगा। तो कई बार क्या होगा, जैसे हमने मतलब ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, जैसे ही हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया ना, तो कई बार क्या होगा कि दोनों ही हमारे जो वेरिएबल्स हैं, जैसे कई बार ये सिचुएशन आ जाएगी कि मैंने 2x 2y, यहाँ पर भी 2x 2y आ गया, यहाँ पर मान लो 4 है, यहाँ पर मान लो 6 है। तो जब मैं माइनस करूँगा तो सब कुछ कट हो जाएगा, तो मेरे पास 0 = -2 ये सिचुएशन रह जाएगी। या मतलब हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं रहेगा। तो मैंने वही लिखा है, समटाइम्स टू गेट स्टेटमेंट्स विद नो वेरिएबल्स। तो उससे क्या होगा, स्टेटमेंट या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ये स्टेटमेंट क्या है, 0 कभी -2 के इक्वल हो सकता है? नहीं। तो ये स्टेटमेंट क्या हुई, फॉल्स। तो फॉल्स स्टेटमेंट का नो सोल्यूशन होता है, इसको हम इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। और कई बार क्या होगा कि ये भी आपस में पूरा कट हो जाएगा, जो यहाँ पर भी 0 = 0, मतलब स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास ट्रू आएगी। इसको हम इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस बोलते हैं, इसको कंसिस्टेंट डिपेंडेंट पेयर बोलते हैं। सेम यही सिचुएशन जो है ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी थी। अब इसका मैंने माइंड मैप भी बना लिया, ये आप अपने मन में बिठा के रख लो इसको, स्टेप्स ऑफ एलिमिनेशन मेथड। सबसे पहले एक छोटा सा रिकॉल कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे बोथ इक्वेशंस इफ नीडेड विद सम नॉन जीरो कांस्टेंट, ताकि हमारे कोफिशिएंट्स इक्वल बन पाएँ। उसके बाद हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो दो सिचुएशंस आ सकती हैं, या तो हमारे पास एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा या कोई वेरिएबल रहेगा ही नहीं। अगर एक वेरिएबल रिमूव हो गया तो उसकी वैल्यू फाइंड करके किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके हमारे पास यूनिक या वन सोल्यूशन आ जाएगा। अगर हमारे पास वेरिएबल रहा ही नहीं तो स्टेटमेंट या तो ट्रू होगी या फॉल्स। ट्रू है तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस कंसिस्टेंट डिपेंडेंट पेयर बोलते हैं। अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो नो सोल्यूशन, इसको हम इनकंसिस्टेंट पेयर बोलते हैं। इसको ना आप अपने माइंड में मतलब कि एक इमेज बना के रख लो, इसको आपने कभी भी भूलना नहीं है, याद करो। सेम ऐसी ही मैपिंग हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए थी। ये मैपिंग्स का फ़ायदा ये होता है कि जब ऐसी हम इमेज अपने मन में बिठा लेते हैं कि ऐसा होगा तो ये करेंगे, ऐसा होगा तो ये करेंगे, तो ये जल्दी आपके दिमाग में बैठ जाती है। ठीक है जी। इसके बाद हम इस एक्सरसाइज की एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो में कोई भी दिक्कत है, मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड को एग्जांपल की हेल्प से इजी वे में समझाने की कोशिश की है, बट अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हो। मैं हमेशा आपका रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।